नमस्कार, मैं वैभवी दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरों में दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा सबसे अहम रही। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को मतदान की तारीख का ऐलान किया है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली में चुनावी रैली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी मामले में याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। ईडी ने फार्मूला ई रेस मामले में केटी रामाराव को पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल जारी है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कुछ आदेश दिए हैं। जाने-माने कार्टूनिस्ट इरफान ने एक विशेष खबर पर अपनी तिरछी नजर डाली। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा ने राजधानी में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। देखना यह है कि चुनाव में कौन बाजी मारता है। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह बजट में दिल्ली केंद्रित किसी भी योजना का ऐलान न करें, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही बजट पेश किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया 35 दिनों में पूरी हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनाव पर कम और चुनाव में धांधली के आरोपों पर ज्यादा चर्चा हुई। उन्होंने ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों पर जवाब दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि जैसे सवालों पर उनके जवाबों से कई सवाल खड़े हुए हैं। चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा से 12 घंटे पहले केंद्र सरकार ने उनके सरकारी आवास से उनका सामान निकालकर फेंक दिया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। वहीं उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन चुनावी हलचलों के बीच बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल मची हुई है। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हैं कि वे अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। चर्चा है कि क्या वे फिर से पाला बदलेंगे या जनता दल यूनाइटेड जदयू का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता गायब रहे। इस घटना ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि जदयू और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच दरार बढ़ती जा रही है। पहले अमित शाह ने अपना पटना दौरा रद्द किया और अब उनके करीबी मंत्री ने भी नीतीश कुमार के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। दरअसल नीतीश कुमार विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक से भाजपा सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दूरी बनाई। इतना ही नहीं, एनडीए के 2 अन्य सांसदों ने भी बैठक में भाग नहीं लिया। हाजीपुर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जिले के 3 सांसदों में से कोई भी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं था। इन तीनों सांसदों का एनडीए से होना और बैठक में उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। वैशाली सांसद वीणा सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। इन तीनों के अलावा जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को भी समीक्षा बैठक में बुलाया गया था, लेकिन उनमें से केवल 6 ही पहुंचे। सांसदों और विधायकों की इस अनुपस्थिति ने एनडीए में टूट की अटकलों को और तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि भाजपा और लोजपा जदयू से दूरी बना रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंदरूनी तौर पर सब ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए से अलग हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इन अटकलों पर कब मुहर लगती है। नीतीश कुमार के बीजेपी को झटका देने की संभावना है, जिससे निश्चित रूप से बीजेपी की चिंताएं बढ़ेंगी। केंद्र सरकार पर भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दूसरी ओर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 42 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत उनकी जांच की। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में उपलब्ध है। पंजाब हरियाणा सीमा के खनौरी बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे लगभग 1 घंटे तक बेहोश रहे। इस दौरान उनका पल्स रेट और रक्तचाप गिर गया। मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने उनके हाथ पैरों की मालिश की और पानी पिलाया, जिससे उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इसी बीच 7 जनवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह किसानों के लिए आपदा बन गई है, क्योंकि वह केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में विफल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों ने उनसे शिकायत की है कि उन्हें केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन्हें दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखने की बात कही है। यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को किसानों की इतनी ही चिंता है, तो वे पिछले 1.5 महीने से खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल से क्यों नहीं मिल रहे? उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रहे? क्या यह विपक्ष के आरोपों को सही ठहराता है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कृषि मंत्री को दिल्ली भेज रही है ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन डल्लेवाल की सेहत लगातार गिरती जा रही है और अगर सरकार ने इस पर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो उनकी जान भी जा सकती है। एक तरफ किसान मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उथल-पुथल मची हुई है। सरकार के मंत्री नाराज दिखाई दे रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? बढ़ती चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद से सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुश्किलों से घिर गई है। विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब सरकार के अपने मंत्री ही तीखे तेवर दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे राजनीति के कई नए मायने उत्पन्न हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से एनडीए में शामिल दल योगी सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उदाहरण के लिए अपना दल एस के नेता और योगी कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए योगी सरकार को चेतावनी दी है। इसी तरह निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विभीषण कहा जा रहा है, जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय निषाद का यह भी कहना है कि अगर इस विभीषण पर कार्रवाई नहीं की गई तो 2027 में भी पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनका निशाना सीएम योगी थे या डिप्टी सीएम, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि एनडीए के सहयोगी दल योगी सरकार के खिलाफ केंद्र के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि बीजेपी हाईकमांड योगी की कुर्सी को खतरे में डालने की योजना बना रहा है। सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात ने इन चर्चाओं को और भी तेज कर दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या योगी को अपनी कुर्सी खोने का डर सताने लगा है और क्या वे अमित शाह के पास अपनी चिंताओं को लेकर गए थे? चाहे वजह कुछ भी हो, एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। एनडीए में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और योगी सरकार पर विपक्ष का हमला बढ़ता जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर बातें की हैं। तो आइए जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए हैं और यूपी में चल रहे इस घमासान की पूरी तस्वीर क्या है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संभल मामले में सपा प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संभल में प्रशासन की गोली से लोगों की जान गई है। उन्होंने भाजपा को दरार पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि उसके 2 चेहरे हैं, एक पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के खिलाफ अन्याय और दूसरा भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि कभी एक पल्ला भारी होता है तो कभी दूसरा। अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार पहले सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन बाद में अनुमति दी, जिससे पता चलता है कि सरकार कुछ छुपा रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। कन्नौज सांसद ने कहा कि यह घटना मीरापुर कुंदरकी में वोटों की लूट को छुपाने के लिए की गई है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन आरोपों के कारण उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संभवतः इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी राजनीतिक दल को सीधे अपने नेता का चुनाव करने का आदेश दिया है। यह मामला झारखंड विधानसभा से संबंधित है। कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा में खलबली मच गई है। दरअसल झारखंड विधानसभा में लंबे समय से विपक्ष का नेता नहीं है। पिछली सरकार में विपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच टकराव था। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें विपक्ष का नेता मानने से इनकार कर दिया था।
मामला कोर्ट में गया, लेकिन फैसले से पहले ही विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक गतिरोध के कारण राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी हो रही है। भाजपा अभी तक अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाई है, जिसके कारण राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। सूचना आयोग में नियुक्तियों पर निर्णय लेने के लिए गठित चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य है। नेता प्रतिपक्ष के न होने के कारण सिलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं हो पा रही है और इस वजह से नियुक्तियां रुकी हुई हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां राज्य सरकार ने दलील दी कि नेता प्रतिपक्ष के अभाव में चयन समिति की बैठक नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा 2 सप्ताह के भीतर अपने किसी निर्वाचित सदस्य को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नेता प्रतिपक्ष के नामांकन के तुरंत बाद चयन समिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को आदेश के अनुपालन को लेकर एक हल्फनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे अब जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव को झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव को भी एक झटका लगा है। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में उनके समर्थन में दाखिल की गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अता उर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस फैसले के बाद जज शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जज शेखर यादव के विवादित बयान को लेकर संसद में महाभियोग का प्रस्ताव भी रखा गया था। उनके समर्थन में दायर जनहित याचिका को खारिज किए जाने से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।